सबसे पहले आपका एक बेस बना होना चाहिए। आपको 1.5 2 साल लग जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। करंटली आई एम सर्विंग एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू डिस्ट्रिक्ट मटियारी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, मेरे viewers. Once again, I welcome to at Struggle Wise my channel, my social media platform. हमारे साथ आज मौजूद हैं पीएमएस ऑफिसर मिस इकरा जन्नत साहिबा। ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी की। तो आज उनके साथ हमारा इंटरव्यू शेड्यूल था। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम इकरा जन्नत है और मैं पीएमएस ऑफिसर हूँ। करंटली आई एम सर्विंग एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू डिस्ट्रिक्ट मटियारी और मेरा ताल्लुक़ जो है वो लारकाना से है। मेरी एजुकेशन भी वहीं से है, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स कि मेरी फैमिली ने मुझे वो एजुकेशन से रिलेटेड माहौल जो है वो मुहैया किया, बिकॉज माय फादर हिमसेल्फ इज़ अ प्रोफेसर इन इंग्लिश। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द गाइडेंस एंड होम ट्यूशन फ्रॉम माय होम सिंस माय चाइल्डहुड। तो बचपन से ही जो है ना, उम्मीद और दिल में एक मकसद का ख्याल था कि कुछ हासिल करना है, कुछ ज़िंदगी में करके दिखाना है। तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए, मुझे ये लगता है कि मेरे लिए पहले से ही ये लिखा हुआ था कि मुझे ब्यूरोक्रेसी के साइड आना है और इसी तरफ ही मेरा सफ़र चल पड़ा। ओके, आपने प्रिपरेशन की होगी, पीएमएस सीएसएस एक साथ ही की होगी, तो ये आपने स्टार्ट कहाँ से किया? बैचलर आपकी कहाँ से हुई? बैचलर्स भी मेरी जो है शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी साइड से ही है और मेरी मास्टर्स भी उसी यूनिवर्सिटी से है। लेकिन ये है कि बेसिक से जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो ये इन एग्ज़ाम्स की, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इनकी नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। आपको इसकी जो ऑलरेडी एक प्री डिज़ाइंड आपका सिलेबस होता है और उसी को ही लेके आपने चलना होता है। आपको डिसाइड करना होता है कि दिस इज़ माय सिलेबस और फिर उसी को ही फॉलो करना होता है। लेकिन मैंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्योंकि आपको मैं पहले ही रेफ़र कर चुकी हूँ कि इंग्लिश की तरफ हमारा पहले से ज़्यादा रुझान था, क्योंकि एक माहौल घर में था कि आपने जो है वो पढ़ाई करनी है और आपने इंग्लिश पे काम करना है। फादर जो है हमारे इस तरफ हमें पहले से मोटिवेट रखते थे कि इंग्लिश जो है नीड ऑफ द ऑवर है और आपने जो है ये लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि ओवरऑल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। तो प्रैक्टिस और ये राइटिंग और बेसिक स्ट्रक्चर्स आई लर्न फ्रॉम माय फादर सिंस माय चाइल्डहुड। सेल्फ स्टडी पे ही आपने पीएमएस डिक्लेयर किया था, कोई सेंटर ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, आई ज्वाइंड अ सेंटर। ठीक है, मैंने जो है वो सेंटर ज्वाइन किया था, लेकिन वो बहुत बाद में। पहले मैंने अपनी बेसिक स्टडी पहले से ही कर ली थी, तो उसके बाद जो है मैंने वो सेंटर ज्वाइन किया। अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, तो उसके लिए एग्जैक्ट जो टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है, अगर नॉर्मली कोई एवरेज स्टूडेंट तैयारी करना चाहे? एवरेज स्टूडेंट के लिए देखिए डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से है। देखिए सबसे पहले आपका एक बेस बना होना चाहिए। अगर आपकी स्कूलिंग और कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, पहले से आपको आइडिया है कि सब्जेक्ट्स कैसे तैयार होते हैं, कैसे जो है कौन सा सब्जेक्ट कवर होता है, किस तरह से क्वेश्चंस ब्रेक किए जाते हैं, किस तरह से आइडियाज़ को पेपर पे उतारा जाता है, लिखा जाता है, अपनी बात एग्जामिनर को समझाई जाती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से आती हैं तो फिर आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। लेकिन अगर आपकी स्कूलिंग या आप पहले इतना टाइम नहीं पढ़े, तो फिर आपको डेफिनेटली बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम देना होता है। तकरीबन बैचलर के बाद क्या 1 ईयर में हो सकती है? बैचलर अगर आप रेगुलर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में और उस दौरान जो है आपने पढ़ाई भी की है, आपकी बुक रीडिंग अच्छी है, आपकी जनरल रीडिंग अच्छी है, आपको लिखना आता है, तो फिर उसके बाद 1 से 2 साल तक आपका कवर हो जाता है। क्योंकि क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो 12 सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस के, और पीसीएस के भी आपके 1-2 सब्जेक्ट कम इतने ही हैं, आपके 10 सब्जेक्ट है, तो वो आपने कवर करने होते हैं। उसके लिए अब जो रिक्वायर्ड टाइम है, तो रियलिस्टिकली जो बात की जाए तो आपको 1.5 2 साल लग जाते हैं, इससे कम मेरे ख्याल से। फिर आपने कोई बहुत ज़्यादा टाइम से ही अगर अपनी जर्नी आपने ये स्टार्ट कर दी है तो वो अलग। इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन का कोई रोल होता है क्या? वो अकॉर्डिंग वेरी करता है पर्सन टू पर्सन? क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है?
जी बिल्कुल, सब्जेक्ट सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड स्टडी हुई होती है, फॉर एग्जांपल कुछ जो लोग होते हैं वो आर्ट साइड से होते हैं, कुछ साइंस साइड से होते हैं, किसी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, किसी की जो आर्ट साइड है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका टेम्परामेंट किस तरह का है और आप कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम में बेहतर तरीके से कवर कर सकते हो। तो आपकी प्रिपरेशन उसी पे ओवरऑल डिपेंड करती है कि आपका इंटरेस्ट हो, आपकी बैकग्राउंड स्टडी उस सब्जेक्ट में की हुई हो और आपका टेम्परामेंट उससे मैच करता हो। फॉर एग्जांपल मैं आर्ट साइड की हूँ और मैं मैथमेटिक्स ले रही हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओके मैडम, इसमें जो कैंडिडेट्स ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं अटेम्प्ट करने में या प्रिपरेशन की सब्जेक्ट सिलेक्शन में, वो कौन-कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं आपकी नज़र? मेरे ख्याल से जो मिस्टेक्स मोस्टली सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से करते हैं वो अगर किसी और की राय पे वो करेंगे या स्कोरिंग ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करके वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे, तो वहाँ पे अक्सर कैंडिडेट गलती कर जाते हैं। क्योंकि आपको सब्जेक्ट वही सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आप खुद जो है आप उसके साथ फ्लेक्सिबल हो, आपको पता लगे कि हाँ मैं ये फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी में कवर कर सकता हूँ, जेंडर स्टडीज़ में कवर कर सकता हूँ, जो लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, सिंधी पंजाबी, वो मैं कवर कर सकता हूँ, तो ही आप लें। ऐसे ना हो कि मेरा टेम्परामेंट जो है वो केमिस्ट्री लेने का है या कोई और सब्जेक्ट लेने का है, या मैं किसी और सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स ले लेता हूँ क्योंकि लेकिन मैं स्कोरिंग ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करके या किसी और की सजेशन अपने टेम्परामेंट के कंट्राडिक्शन में लेके उसको समझ के मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो ये गलती हो जाती है। अदरवाइज आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है सारा। सीएसएस और पीएमएस ऑफिसर्स जो होते हैं, उनकी इंडक्शन के बाद यानी कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह से वेरी करती है? जॉब डिस्क्रिप्शन इस तरह से वेरी करती है कि जो सीएसएस करके जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं वो 12 ग्रुप्स उनके ऑलरेडी होते हैं, वो उन्हीं में ही जो इंडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उनकी जो पोस्टिंग्स होती हैं वो प्रोविंशियल के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो वो अपॉइंट होते हैं, वो विद इन प्रोविंस ही सर्व कर सकते हैं। लेकिन जो सीएसएस के क्वालिफाइड होते हैं इंडक्टीज, उनको जो है पूरे मुल्क में कहीं भी वो लोग जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जो उनके ग्रुप्स में से होता है वो वहाँ पोस्ट होते हैं, फिर वो किसी भी प्रोविंस में हो, दे आर रिक्वायर्ड टू सर्व ओवर देयर। पीएमएस की जो अपने प्रमोशन शेड्यूल होता है वो क्या होता है? पीएमएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो सेक्रेटरीट साइड भी सर्व करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी सर्व करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में और तालका लेवल पे एज असिस्टेंट कमिश्नर्स, और सेक्रेटरीट में वो सेक्शन ऑफिसर और बाकी और भी जो है इंतज़ामी ओहदों पे वो सर्व कर सकते हैं। तो उनकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 और डिप्टी सेक्रेटरी या वो डिप्टी कमिश्नर भी अपॉइंट होते हैं। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जो पीएमएस ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्ट 17 में अपॉइंटमेंट हो गए, तो उनकी जो पहली डीपीसी होगी वो कब होगी? इन बिटवीन उसमें क्या यानी कि वो सीनियरिटी बेसिस होती है या कोई एक बिल्कुल एक एचआर सिस्टम बना हुआ है? जी जी बिल्कुल, वो सिविल सर्वेंट रूल्स के तहत पहले ही जो है वो सिस्टम सेट हुआ होता है। जी बिल्कुल, ऐसे नहीं होता है। प्रमोशन के लिए भी हमें जो है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देने होते हैं और हमें एक टाइम सर्व करना होता है। उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने जो है वो सर्व भी किया हो इतना प्रेस्क्राइब टाइम, और उसके अलावा आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं हमारे असिस्टेंट कलेक्टर पार्ट 1 और 2 वो भी क्लियर होने चाहिए। और इस तरह से जो है ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी होती हैं तो उसके बाद गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव पे है कि वो कब जो है इसको मटेरियलाइज करती है। सीएसएस पीएमएस के जो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं उनके क्या टिप्स होते हैं? वे अक्सर औकात जो होता है स्क्रीनिंग लोग पास कर लेते हैं और फर्दर रिटन में फेल हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो रिटन के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के क्या प्रॉपर मेथोडोलॉजी होनी चाहिए और इंटरव्यूज के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं पास करने के लिए? देखिए, आपका सवाल जो है मैं 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगी। पहला जो है आपका स्क्रीनिंग के बाद रिटन का एक होता है पीरियड, और उसके बाद जो है इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है। इंटरव्यू तो वही डेफिनेटली वहाँ तक जो लोग पहुँचते हैं उनको पहले जो है वो 10 या 12 सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करने होते हैं, क्योंकि पीसीएस में जो है आपको 10 सब्जेक्ट और सीएसएस में जो है आपको 12 सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं। वही जो है एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये सब्जेक्ट्स कैसे कवर करने हैं उसके लिए जो है आपके पास होता है मैप किसको कहते हैं? हम कहते हैं सिलेबस को, कि ये आपकी डेस्टिनेशन है,
ये आपका मैप है। मैप को फॉलो करके ही आप अपनी मंजिल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए मेरे ख्याल से जिनकी बैकग्राउंड स्टडी बहुत अच्छी है, जिनकी बेसिक बहुत अच्छी है, तो उनको कोचिंग ज्वाइन ज़रूरी नहीं भी होती कभी कभी। लेकिन जिनकी बेसिक बहुत वीक है, जिन्होंने बहुत सारा टाइम जो है उस हिसाब से नहीं पढ़ा, तो उनको उतना टाइम देना पड़ता है। और वो राइटिंग की ओवरऑल जो प्रैक्टिस होती है, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे एक चीज़ चाहिए, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है अगर वो मैं पूरी नहीं कर रहा तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मुझे एक जगह पहुंचना है लेकिन मैं वो सही गाड़ी नहीं ले रहा तो मैं वहाँ कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। ठीक है, तो फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पहले वो मैप फॉलो करना है कि मुझे किस जगह जाना है। ठीक है, सिविल सर्विसेज एकेडमी या नीपा जो है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है उस मैप को फॉलो करना है और फिर ही आप जो है वो इंटरव्यू और बाकी जो उसके मरहले हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो फर्दर इंटरव्यूज के लिए क्या कहती हैं? बाज़-औक़ात अक्सर औक़ात बल्कि कि इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं ना? इंटरव्यू आपकी साइकोलॉजिकल गेम होती है। आपने जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप उसको पहले समझें कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है। इतना जल्दी कभी कभी जो है कुछ कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंट होकर जवाब देने लग जाते हैं, वो आप क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे तो आप जवाब कैसे प्रॉपर देंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप अपनी बात को कितना बेहतर तरीके से अगले सामने वाले बंदे तक पहुंचा पाते हैं, अपनी बात मुकम्मल कर पाते हैं। कभी कभी आपको सवाल के ऊपर दूसरा सवाल दिया जाता है, आपको बात मुकम्मल करने नहीं दी जाती, और वो आपका टेस्ट होता है कि आप अपनी बात मुकम्मल करने के कितने अहल हैं, आपकी नॉलेज बेस क्या है। एग्जामिनर को पहले से ही पता होता है। आप जब रूम में एंटर होते हो आपका स्केच उसके पास बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको बहुत कम टाइम मिलता है अपने आप को प्रूव करने का। तो यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड, वेल प्रिपेयर्ड, और आपका नॉलेज बेस और आपके प्रेजेंटेशन बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। तभी आप अगले बंदे को जो है वो कन्विंस कर सकते हो कि येस आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस पोजीशन। ड्रेसिंग का भी इफ़ेक्ट पड़ता है? जी, बहुत डिसेंट किस्म की ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स भी ना हो। और बॉयज़ के लिए तो मोस्टली जो है वो कोट और फुल सूट या उसके अलावा जो है डिसेंट सी शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट बहुत प्रॉपर लगता है। गर्ल्स के लिए बहुत डिसेंट से कलर्स वो होने चाहिए, तो वो इट मेक्स योर पर्सनैलिटी लुक बेटर एंड डिसेंट। सोबर पर्सनैलिटी का लुक आता है आपका। मैम, CSS PMS के जो एस्पायरेंट्स हैं इस वक्त तैयारी कर रहे हैं 2026 के 2027 के लिए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? उनके लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि अगर आपने सोच लिया है कि मेरा एक मकसद है और मुझे कुछ हासिल करना है और अपनी कोई पहचान बनानी है और इस समाज में किसी के लिए कुछ करना है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी और के खातिर भी कुछ करो। अदरवाइज अगर आप कुछ नहीं करें तो फिर अगर सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो फिर यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एक ऐसे इंसान बने कि आप किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो जो लोग इस तरफ आ रहे हैं उनको इस मकसद के साथ इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि मैंने जब ये शुरू किया है तो अब रास्ते की कोई भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपना रास्ता नहीं बदलना बल्कि ये चीज़ हासिल करके रहनी है। तो आपकी विल पावर बहुत मैटर करती है, आपकी मेहनत बहुत मैटर करती है, आपकी मकसद के साथ सच्चाई बहुत मैटर करती है, और अपने आप से सच बोलना और अपने आप को सेल्फ डिल्यूजन से दूर रख के डिस्ट्रैक्शंस को जो है आपने अवॉइड करके अपने मकसद पे ध्यान देना है। आपने ये चीज़ अगर ठान ली है तो फिर अचीव करके रहना है। जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो अल्टीमेट सुप्रीम लीडर होता है डिस्ट्रिक्ट का, और बाकी सारे जो इदारे होते हैं उनके मातहत तो नहीं होते लेकिन उनके अंडर कोऑर्डिनेशन होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के लिए, डिप्टी कमिश्नर के लिए उनकी जो रूटीन जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? मेरे ख्याल से कि डिस्ट्रिक्ट के जो भी मामला है ना वो वन और द अदर वे उनकी सुपरविजन डिप्टी कमिश्नर से के ज़रिए ही होती है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इंतज़ामी मामलात हों, कोई भी इवेंट हो रहा है कुछ भी, या उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हों, बच्चों के मामलात हों, स्कूल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के मामलात हों,
या डिज़ास्टर के मामलात हों, कोई भी इशू होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे बिला इश्तियाल जो है वो एक जंग का आगाज़ किया गया था, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को फ़तह नसीब हुई और इसी के हवाले से ये दिन हम अभी मना रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इस तरह का कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वार फुटिंग बेसिस पे फ्रंट लाइन पे होती है। तो यही फ़र्ज़ होता है डिप्टी कमिश्नर का कि वन टू ऑल सारे मामला उसी के ज़रिए ही जो है वो पाया तकमील तक पहुँचते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होते हैं वो डीसीओ के थ्रू होते हैं, और डीसीओ ही यानी कि सारी जो लोकल मैनेजमेंट डीसीओ करता है। आपके साथ कौन सी कोऑर्डिनेशन बॉडीज होती हैं जो टू द पॉइंट एट द ज़ीरो लेवल वो इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है वो उसका जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका चेयरमैन होता है डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का। तो कोई भी फ्लड इमरजेंसी, रेन इमरजेंसी या खुदा न खास्ता कोई और जो है ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है, तो उसमें फ्रंट लाइन पे जो हमारी जो टीम्स होती हैं रेस्क्यू की वो आ जाती हैं, या हेल्थ की टीम होती है वो आ जाती है। तो उनको तो एज अ फ्रंट लाइन वर्कर्स ही काम करना होता है। उसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसको अगर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं डिप्टी कमिश्नर, वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग्स होती हैं, वो लाजमन हर मंथ होती हैं। तो कोई भी इस किस्म का कोई भी ऐसा रिस्क वाला या कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है खुदा न खास्ता, या हो जाती है या होने वाली है, उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए रेजिलियंस, उसके लिए सेफ्टी के मेजर्स लिए जाते हैं और उसके आउटकम्स जो है वो तय किए जाते हैं। उसके बाद ही इस किस्म के कोई भी इकदाम उठाए जाते हैं। मैडम, देखें हमारा कंट्री वल्नरेबल है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, दुनिया के 8वें नंबर पे आती है। तो देखें जब भी कोई भी डिज़ास्टर होता है जो क्लाइमेट चेंज के थ्रू होता है, ठीक है? उसके बाद मैनेजमेंट करने के लिए पूरी हमारे पास टीम है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो सारे ही काम करते हैं, सारे ही रिहैबिलिटेशन पे काम करते होते हैं। लेकिन बिफ़ोर हमें क्या करना चाहिए एज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी और गवर्नमेंट बॉडी, और देखें अगर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएँ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से लेके फार्मर तक, पीसेंट तक, जो उनको यानी कि इंडिविजुअली हमें क्या रोल परफॉर्म करना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या रोल परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो उस क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज से बचा जाए। देखिए, अभी क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी है, सारी दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया है। दुनिया के अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों से लेके गरीब तरीन मुल्कों में तकरीबन सेम ही सूरत हाल है कि नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, हीट वेव ज़्यादा हो रही हैं, या इस तरह के जो भी क्लाइमेट चेंज की मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो प्रिपेयर्डनेस जो है उसका प्राइम एक स्टेप होता है कि आप जो है अपनी कम्युनिटी को जहनी तौर पे तैयार कर लें, उनको नॉलेज दें, उनको बताएं, उनके लिए अवेयरनेस मेजर्स आपके होने चाहिए। आप उनको बताएं कि इस किस्म की जो है सूरत हाल, फॉर एग्जांपल हैवी रेन्स जो है वो प्रिडिक्टेड है, आप जो है अपनी घर की छतें जो है वो मजबूत करवा लें या महफूज मकामात तक आप मुंतकिल हो जाएं। तो आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है लोगों में। ठीक है, अब आपने अवेयरनेस दे दी, उसके बाद जो है गवर्नमेंट की जो भी इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़ हैं वो नदी नालों की सफाइयाँ करवाते हैं, और बाकी इस किस्म की लोगों की जो अगर किसी ऐसी जगह पे हैं वहाँ से उनको महफूज मकामात तक मुंतकली के अहकामात जारी किए जाते हैं कि आप लोग जो है इस तरफ ना आएँ, इस तरफ जो है फ्लड इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, आप यहाँ से रिलोकेट हो जाएँ, तो लोगों को रिलोकेट किया जाता है। और स्कूल्स में और बाकी जो गवर्नमेंट की ऐसी बिल्डिंग्स है जहाँ पे उनको अगर लगता है कि किसी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है तो लोगों को वहाँ पे कुछ वक्त के लिए ठहराया जाए। तो इस तरह की प्रिपेयर्डनेस की जो है वो मेजर्स लिए जाते हैं। उसके बाद खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उस दौरान भी जो है टीमें फ्रंट लाइन पे ही होती हैं लोगों की ज़िंदगी या उनकी जानें बचाने के लिए, और उसके बाद कोशिश यही की जाती है कि कम से कम नुकसान हो ज़िंदगियों का, लोगों का। डिस्ट्रिक्ट मटियारी की जो पब्लिक है और जितने भी आम लोग हैं और जितने लैंड होल्डर्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज? डिस्ट्रिक्ट मटियारी के आम लोगों के लिए
मेरे ख्याल से मैं तो इस प्लेटफॉर्म से उनको यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को तालीम दें ज़्यादा से ज़्यादा। जो है यहाँ पे मैंने जो देखा है कि थोड़ा तालीम की तरफ रुझान कम है, तो मेरा तो उनको यही मैसेज है कि अपनी बच्चियों को, भाइयों को कहूँगी कि अपनी बहनों की तालीम के लिए भी आप इतनी कोशिश करें जितनी आपको खुद आपके वालिदैन भेज रहे हैं अगर स्कूल, तो आप अपनी बहनों को भी ले जाएं साथ, ठीक है। उनकी तालीम के लिए भी आप इतनी ही कोशिश करें, ताकि अगर एक खातून पढ़ती है, एक बच्ची पढ़ती है, तो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। वो नेक्स्ट जो भी फैमिली क्रिएट उनके ज़रिए या कहीं भी वो जा रही हैं, तो पूरी एक फैमिली वहाँ पे एजुकेटेड होगी, क्योंकि वो डेफिनेटली आप तालीम जो लेते हो वो सिर्फ आपकी तक महदूद नहीं होती, आप उसको दूसरों तक जो है वो पहुँचाते हो। तो किसी भी बच्ची की तालीम इतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी बच्चे, किसी बॉय की। तो बेटियों को भी आप तालीम दें। मेरी मटियारी के लोगों को यही है कि ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क, किसी भी इलाके, किसी भी ज़िले, किसी भी गांव की तरक्की का बेहतरीन और आसान हल यही है। थैंक यू मैडम इकरा जन्नत साहिबा, वेरी थैंकफुल फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू स्ट्रगल वॉइस, आपने मुझे अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। मुझे लगता है कि जो लोग इसको सुनेंगे, इनमें से अगर किसी एक को भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ आने और अपने आप के लिए या अपने मुल्क के लिए कुछ करने की जुस्तजू पैदा हो गई, तो मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू का मकसद मैंने हासिल कर लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।